सुनो बच्चों, अभी तो कुछ नोट नहीं करना आपको, पहले बातें सुनते रहो। हम लोग कंपनीज एक्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल एक्ट करा है, उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। कंपनीज एक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, 40 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे इंटर में, यही पूरा चैप्टर 60 मार्क्स का बन जाएगा फाइनल में जाके। सो दैट मीन्स 60 मार्क्स का इंटर में भी है और फाइनल में भी है। फाइनल में तो लॉ का ही नाम है कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ तो आपका इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे हो और उसमें एक कंपनीज एक्ट टॉपिक है, वहाँ पूरा टॉपिक है कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ से 30 मार्क्स का, 25 से 30 मार्क्स का तो कंपलसरी आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पेपर 130 मार्क्स का है तो चॉइस में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से ये कम से कम 40 से 45 मार्क्स की कवरेज रखता है। सो दैट मीन्स एक लॉ का चैप्टर ऐसा है लॉ का जो आपको पास करवा देगा। अब आप ये बोल सकते हो सर सबसे पहले ये क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उससे पहले हम लॉ की अंडरस्टैंडिंग सीख रहे थे जब हमने इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा था कि क्या चीजें होती हैं, कैसे वो चीजें काम करती है। तो अब आपको कंपनीज एक्ट में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। एंड कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली नहीं पढ़ा लेकिन 11वीं या 12वीं क्लास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के पढ़े हुए हैं, तो कुछ चीजें पढ़ी हैं और कुछ चीजें नहीं ऐड ऑन होगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट के सिलेबस को अगर मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करूं, कभी भी बच्चों कंपनीज एक्ट बोला जाए या कॉर्पोरेट लॉ बोला जाए, दोनों एक ही हैं, बट कॉर्पोरेट लॉ में हम बात करते हैं किसी कॉर्पोरेट बॉडी की। देयर आर 2 कॉर्पोरेट बॉडीज, एक रजिस्टर्ड एज कंपनी, एक रजिस्टर्ड एज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों ही कॉर्पोरेट होते हैं। सो कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो कंपनीज एक्ट के साथ LLP भी आ गया, लेकिन कंपनीज एक्ट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात होती है। ठीक है, नाउ बच्चों कंपनीज एक्ट में सबसे पहला जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बेसिक्स, दूसरा हमें मिलेगा प्रोसीजरल, एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स एंड मीटिंग। जिस दिन कंपनीज लॉ खत्म होगा बच्चों, अगले ही दिन अगली ही क्लास में आपका इसका टेस्ट होगा। ये अकेला 20 मार्क्स का टॉपिक है आपका, 20 से 30 मार्क्स का, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर से रिलेटेड हर बात हम पढ़ेंगे। इसके सारे के सारे नोट्स मैं ही आपको बनवाऊंगा, क्योंकि नोट्स थोड़े से पेचीदा है एंड वर्ड टू वर्ड हम नोट्स करेंगे। लाइक हमने इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा है, मैंने आपको वहाँ डिजाइन बना दिया या ऊपर से करवाया, बेसिक टर्म टू टर्म वर्ड टू वर्ड नहीं करवाया, बट यहाँ मुझे आपको वर्ड टू वर्ड करवाना पड़ेगा क्योंकि 20 मार्क्स का सवाल है। वहाँ पूरा का पूरा चैप्टर कितने का आता है, 4, 5, 6 मार्क्स का। यहाँ पूरा का पूरा सिर्फ डायरेक्टर्स ही आपका 20 से 25 मार्क्स का टॉपिक है, तो इसीलिए बहुत डीपली हम इसको करेंगे। ओके, ये तो बच्चों हमारे 3 पार्ट्स हो गए जिसमें हम बात करते हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंपनीज। आप चैप्टर खोलेंगे बच्चों, सबसे पहले कंपनीज होता क्या है, तो कंपनीज को समझने के लिए पहले हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो यहां से मेरा शुरू होता है कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बोलो बच्चों कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के। सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बेटा सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के बाद हम क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद हम क्या पढ़ते हैं, थर्ड LLP भी पढ़ते हैं, एंड फोर्थ कंपनी पढ़ते हैं। अब इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी है, जिसे हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपने पढ़ा होगा, HUF। तो मैं इन दोनों के बीच में लिख देता हूं, बट मैं अलग से उसकी कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा। इनके बीच में एक HUF भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड इसके अलावा सोसाइटी भी आती है। सोसाइटी को तो हम पढ़ने का सवाल ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब हम फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं ना बच्चों, तो मैं ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस की आपसे बात कर रहा हूं जो फॉर्म प्रॉफिट को अर्न करने का एम रखती हो एट एनी लेवल। सोसाइटी कुछ लोगों से मिलकर बनती है, एंड जब कुछ लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है तो सिर्फ उन्हीं लोगों का कैसे भला होगा, सिर्फ इतना सोचती है, प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे एम नहीं होता। सही बात है, इसलिए सोसाइटी की बात हो गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये बिजनेस एक फैमिली का होता है, इसकी आपने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। ऑफ कोर्स टैक्सेशन में आप पढ़ोगे कि क्या होता है, करता है, इंपॉर्टेंट होता है वो, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली बिजनेस की बात करूं ना, तो इस टाइप की फर्म्स आपने सुनी हुई है और देखी है। क्या आप में से किसी ने आज तक HUF देखा अपने आस पड़ोस में?
नहीं देखा होगा। बहुत कम आपको कहीं बंगाल की साइड मिलेगा, कहीं चांदनी चौक की साइड मिलेगा, बहुत रेयर मिलते हैं, बट बाकी के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप की। हर बिजनेस के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब खुद आप सोचो क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और मुझे बताओ। तो पहली बात कर रहा हूं मैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की। बताओ बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या एडवांटेजेस हो सकती है और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है? बोलो। एक एडवांटेज मुझे पता है बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब ठीक है कि भैया देयर विल बी नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? सोल प्रोप्राइटर को। सो नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। रिस्क बहुत ज्यादा है। सब बोलते रहो, कुछ कुछ बोलो, सोचो, वी हैव टू डिस्कस इट। रिस्क बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का ही जो पॉइंट है बच्चों, यही पूरी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बिगाड़ देता है। कि भाई अगर बिजनेस के मालिक ने कोई उधारी ली और वो बिजनेस से उसे ना चुका पाया, तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको चुकाएगा। इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है लायबिलिटी, आपके पर्सनल एसेट्स को भी खा जाएगी। ठीक है, उसके बाद और क्या है बच्चों? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल तो सिंपल सी बात है कि भाई एक ही बंदा होगा जो बिजनेस कर रहा है, तो पैसा कौन लगाएगा? वही एक बंदा पैसा लगाएगा। अब एक ही बंदा पैसा लगा रहा है तो कम पैसा लगेगा, 100 लोग पैसे लगाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटल अपने आप कम हो गई। डिसीजन मेकिंग किसकी होती है? एक ही बंदे की। अब एक एडवांटेज तो है कि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं, लेकिन एक ही बंदे का तो दिमाग लग रहा है। अब एक ही बंदे का दिमाग लग रहा है तो ये उतना, भाई प्रोडक्शन भी इसे करनी, मैनेजमेंट भी इसे देखना है, सेल्स भी इसे करनी, मार्केटिंग भी इसे करनी, तो सारा का सारा काम जब एक ही बंदा करेगा तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे लैक ऑफ मैनेजमेंट भी हो जाती है कि वो हर चीज को प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, तो यहाँ पे सोल प्रोपराइटर को ना मार्केट से फाइनेंस मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी फाइनेंसेस नहीं मिल पाते। सो एक और पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, लैक ऑफ फाइनेंसेस। अब बच्चों एक तो है लैक ऑफ कैपिटल, एक है लैक ऑफ फाइनेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? कैपिटल कौन लगाता है बच्चों? फाइनेंस किससे लेते हैं? बाहर वाले से हम फाइनेंस लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। तो जब मैं बात करूं कि लैक ऑफ कैपिटल, तो एक ही बंदा कितना लगाएगा? लैक ऑफ फाइनेंस, तो भाई सोल प्रोपराइटर वाले को कोई पैसा नहीं देता। आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरा एक छोले भटूरे का ठेला है, ठीक है, और आपकी एक अच्छी खासी रनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम दोनों बैंक के पास जाते हैं, बैंक किसको लोन देना प्रेफर करेगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। छोले भटूरे वाले का क्या पता, ना कहीं रजिस्टर्ड है ना कुछ है, कैसे आप उससे अपना कर्ज वापस निकलवाओगे? सो इसीलिए कॉर्पोरेट या कंपनीज को बहुत जल्दी पैसे मिल जाते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बच्चों, वो होता है सीक्रेसी, कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो सीक्रेट्स हैं ना, वो सिर्फ मेरे तक रहते हैं, मेरे से कहीं जाते नहीं है। अगर मेरे से कहीं चले गए तो मेरा कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठा सकता है। ठीक है, सो सीक्रेसी यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, बट पार्टनरशिप की बात, हम पार्टनरशिप से पहले कंपनीज की बात करते हैं। पार्टनरशिप जो है ना, वो कंपनी और सोल प्रोपराइटर के बीच में खड़ा है। जब जब सोल प्रोपराइटर से उसको कंपेयर करोगे तो अच्छा लगेगा, कंपनी से कंपेयर करोगे तो बेकार लगेगा। ठीक है, एंड मैं अभी आपको एक किताब दूंगा, उसमें 3 पेजेस सिर्फ और सिर्फ इसी के हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपनी, सोल प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप। 3 के 3 पेजेस इसी में, जिसमें ढेर सारे अराउंड 30 से 35 पॉइंट्स हैं। वो आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग दे देगा इन तीनों की। तो पहले मैं किसकी बात करता हूं? कंपनी की। अब बच्चों जब भी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी 2 टाइप की होती है, पता है आपको? वैसे तो कंपनी बहुत सारी टाइप की है, डिपेंड करता है उसका बेस क्या है, लेकिन अभी हम 2 टाइप की कंपनीज की बात कर रहे हैं। पहली कंपनी हो गई मेरे पास पब्लिक लिमिटेड, दूसरी हो गई प्राइवेट लिमिटेड।
जब भी आप बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हो, कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हो कभी भी, सो दैट कंपनी विल बी पब्लिक कंपनी। आप कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स को नहीं बोलोगे। तो हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी। चलो ठीक है, अब मैं कंपनी की बात करता हूं बच्चों। एडवांटेजेस में आ जाते हैं। ये जो एडवांटेजेस है यहाँ डिसएडवांटेज बन जाएंगे और ये सब इधर आ जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट लेता हूँ, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है? नहीं। सबसे पहले चलो पहले मैं इसकी बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की। अनलिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज हो गई। क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कितनी होती है, ये अभी जब हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे वहां आपको समझाऊंगा बहुत डीपली। फिलहाल इतना समझ लो कि जितना आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है सिर्फ उतने का नुकसान होगा और उतनी लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, मैंने एक शेयर खरीदा 10 रुपए का। 10 रुपए में 2 रुपए अभी तक आपने मांगे ही नहीं, तो मैंने 8 रुपए दे रखे हैं। 2 रुपए मुझे शेयर के अगेंस्ट देने हैं या शेयर कैपिटल के अगेंस्ट देने हैं। कंपनी का दिवाला निकल जाता है, कंपनी के जेब में 100 रुपए लोगों को देना है 1 करोड़ रुपए, तो लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे हमने डिसोल्यूशन हम कर रहे थे अकाउंट्स में, यही था ना कि उनको पे ज्यादा करना होता था और अंदर कम पैसा होता था और उसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाते थे। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट बीइंग द शेयर होल्डर। अगर मेरे पास इक्विटी शेयर है, मैं तो कंपनी का मालिक हूं, तो मैं कितना पैसा दूंगा? अब 1 करोड़ है तो मैं 1 करोड़ थोड़ी दूंगा अपनी जेब से, मुझे सिर्फ वो 2 रुपए देने हैं जो मेरे शेयर के अगेंस्ट अनपेड है। सो आपकी कैपिटल जो अनलिमिटेड जो लिमिटेड लायबिलिटी हम बोलते हैं, उसकी लिमिट क्या होती है? अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। दैट मीन्स जितना भी शेयर पे अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, उससे ऊपर नहीं है। तो लिमिटेड तो हो गई। शेयर चाहे 1000 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो, उसकी एक लिमिट है, 100 रुपए या 1000 रुपए। चाहे आपने 1000 पे 1000 पे ना किए हो या 1000 पे 1 रुपए ना पे किए हो, तो जितना भी अनपेड है सिर्फ उतनी सी लायबिलिटी। सो जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्या एक्सटेंड होता है बच्चों उसका? अप टू अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। याद रहेगा? ओके ठीक है बच्चों, पहला तो एडवांटेज है क्योंकि बहुत तगड़ा एडवांटेज है। कंपनी जितने भी फ्रॉड करती है भाई, एक छोटा सा केस लेते हैं विजय माल्या का। क्या विजय माल्या के पास पैसे नहीं है? उसका यहाँ पे जो फ्रॉड है, मैं कहता हूँ 6000 करोड़ का फ्रॉड है, उसकी नेट वर्थ 48,000 करोड़ की है। तो क्या वो 6000 करोड़ पे नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि जो पैसा कंपनी के शेयर्स पे अनपेड है सिर्फ उतनी आपकी लायबिलिटी है, और उसके के सारे शेयर फुली पेड हैं, सब पे पूरे पैसे दे रखे हैं। तो इवन कंपनी के ऊपर 6000 करोड़ का डेट है या लायबिलिटी है, क्या उसको अपनी जेब से कुछ पे करना है? बच गया। यही तो होता है, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं वो इसी रीजन की वजह से होते हैं। ये एक रीजन कॉर्पोरेट फ्रॉड करवाता है। सब लोग पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं, पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस करना चाहते हैं, लायबिलिटीज क्रिएट करो अगर फ्रॉड करने का एम है तो। उसके बाद लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आप फ्रॉड करके बढ़ जाओगे। एक कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना होगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर नहीं सुना तो वो आज ही कवर होने वाला है, जब करेंगे तब बताएंगे। चलो, ये बहुत तगड़ा एडवांटेज मिल गया कंपनी को। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ह्यूज, ह्यूज की स्पेलिंग यही होती है, ह्यूज कैपिटल कैन बी रेज्ड। कैसे भाई? शेयर इशू करो पब्लिक में। कितनी पब्लिक है हमारे देश में? 130 करोड़, ज्यादा नहीं। हर बंदे से सिर्फ 1 रुपए ले लो, कितने पैसे हो जाते हैं? मोर देन 1 अरब। 1 अरब से ज्यादा अमाउंट आ जाता है आपके पास अगर 1 रुपए भी एक बंदे से ले रहे हैं, तो हो गया हैवी अमाउंट। तो कैपिटल तो ऐसे कलेक्ट होता है ना, मतलब रिलायंस एक बार शेयर इशू करता है, चुटकी में देखते देखते एक दिन में बैठे बैठे 600 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। 1 घंटे में, नॉट एक दिन में, 1 घंटे में बैठे बैठे 600 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। सोचो। सो कंपनी अगर रिलायबल है, पब्लिक का उस पर फेथ है, उसके बाद अगर पहले से जो शेयर होल्डर है उनकी लॉयलिटी कंपनी के साथ है, दैट मींस कंपनी इज वर्किंग गुड। फॉर एग्जांपल, टाटा के जितने भी ब्रांड्स हैं, टाटा के जितने भी कंपनीज है, उसमें ना पब्लिक की बहुत ज्यादा रिलायबल, मतलब पब्लिक रिलायबल होती है। तो जब भी शेयर्स इशू करते हैं ना, 1-1 घंटे में सारे शेयर चले जाते हैं। 1 घंटे में शेयर बिक गए और अभिषेक कहता है कि सर मुझे भी शेयर खरीदना था, तो मैं कहता हूं कि भाई मैं तुझे मिला देता हूं अनिरुद्ध से, इसने शेयर खरीदे। अब जब पहली बार शेयर इशू होता है उसे बोलते हैं आईपीओ,
इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अनिरुद्ध ने शेयर खरीदा था कंपनी से 100 रुपए का। अब जब अनिरुद्ध ने डिमांड देखी तो अनिरुद्ध ने इसको बोल दिया कि भाई सिंपल सी बात है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा उस चीज की वैल्यू ज्यादा, सिंपल सी बात। तो मार्केट में जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं? जब उस शेयर की डिमांड होती है। आपने वो वाली सीरीज देखी होगी ना, कौन सी, स्कैम वाली सीरीज देखी है सबने, स्कैम 1992। तो देखना, उसमें आपको काफी सारा कंपनी से रिलेटेड पॉइंट समझने को मिलेंगे। तो उस सीरीज को जरूर देखना, जस्ट फॉर नॉलेज, मजा भी आएगा। तो इसने कहा कि भाई अब मैं आपको ये शेयर 500 का दूंगा। सिंगल डे पे कितना कमा लिया एक शेयर पे? 400 रुपए। 100 का खुद खरीदा, 500 का बेचा। तो यही होता है कि कंपनी बहुत आराम से पैसा इकट्ठा कर लेती है, एंड जितनी पुरानी कंपनी उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकती है, आइदर वे ऑफ कैपिटल और वे ऑफ फाइनेंस। या तो खुद इक्विटी शेयर इशू कर ले और ओनर बना ले लोगों को, तब भी पैसे आ जाएंगे। चाहे तो जाए बैंक के पास और बोले मुझे पैसा चाहिए, कोई बैंक ऐसी कंपनीज को पैसे देने से मना नहीं करता, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास, इसके बाद लिख देता हूं ह्यूज फाइनेंस आल्सो अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल हो गया, हाँ, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। बच्चों, कंपनी का मालिक शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन कंपनी को चलाता कौन है? चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर्स की। क्या किसी को भी रैंडमली डायरेक्टर बना सकते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे खुद की अपनी मम्मी के लिए एक प्राइवेट कंपनी बनवा रखी है। उस प्राइवेट कंपनी में मेरी मम्मी डायरेक्टर है, मेरे पापा डायरेक्टर हैं, और 2 ही लोग डायरेक्टर हैं उसमें। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 2 लोगों से भी काम चल जाएगा, एंड अपना ही कुछ काम कर रहे हैं, प्रॉफिट ना किसी को बांटना है, ना पब्लिक से कुछ पैसा लेना है। प्राइवेट कंपनी है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जहां आप एक दिन में 600 करोड़ कमा लेते हो, उन 600 करोड़ को कैसे संभाला जाएगा? जब भी पब्लिक का पैसा कंपनी में लगता है, ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो पब्लिक में भी है, प्राइवेट में भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी कंपनी को मम्मी और पापा को डायरेक्टर रख दिया, या XYZ ने खुद को डायरेक्टर रख दिया, किसी को भी रख दिया। डायरेक्टर बनने के लिए किसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को भी बना सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी जिसमें हजारों करोड़ों रुपए लगा हुआ है पब्लिक का, क्या उसमें आप ऐसी रैंडमली किसी को भी डायरेक्टर बना दोगे? नहीं। हर एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है जो डायरेक्टर बनता है। बोलते हैं कि भाई डायरेक्टर बनने के लिए पहले तो 40 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, कॉस्टिंग में, तब जाके आपको हम डायरेक्टर बनाएंगे। फिर हम आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाएंगे। कब? 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद। मतलब जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एंड बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और ऐसे अगर आपके पास 6 से 8 लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हैं, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? बहुत तगड़ी डिसीजन मेकिंग होगी। ऐसे थोड़ी ये जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, ऐसी थोड़ी हो जाती है। कोई ना कोई उनका थिंक टैंक होता है जो उस चीज को सोच रहा है और समझ रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास एक्सपर्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का लिख ही दिया था। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेज देखूं तो वो यहाँ हो जाएगी डिसएडवांटेज। लाइक पहला क्या है मेरे पास? क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ कैसा हो जाता है? स्लो डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग जो होती है ना कंपनीज के केस में, वो 2 लेवल्स पे होती है। एक होता है शेयर होल्डर्स का लेवल, और शेयर होल्डर्स के लेवल जो होता है बच्चों, वो सारे के सारे डिसीजन कहां लिए जाते हैं? जनरल मीटिंग में। तो आपको याद रखना है, जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, वो किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। वेयर एज अगर मैं दूसरी बात करूं, शेयर होल्डर्स की जगह दूसरे डिसीजन जो लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं डायरेक्टर्स के लेवल पे। अगर डायरेक्टर के लेवल पे लिए जाते हैं बच्चों, उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, ओके, उसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स मीटिंग या फिर जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, इसमें सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बच्चों, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किनके बीच में होगा बच्चों? अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। Now, who are the equity shareholder? They are the real owner of the company.
अब एक कंपनी में अगर 10 लाख शेयर होल्डर्स भी हैं तो उन सब के सब में प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्रेसी। क्या यहां पे सीक्रेसी रह सकती है? सो लैक ऑफ सीक्रेसी। सो यहां पे हमें एक कंपनी का ना बेस मिल गया कि कंपनी किस तरीके से काम करती होगी या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आगे पढ़ने, जस्ट मेरे को एक कंपैरिजन आपको दिखाना था। नाउ लेट्स कंपेयर इट बोथ विद पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर मैं बोलता हूं, इससे कंपेयर करता हूं कि कितने लोग पार्टनरशिप फर्म में होते हैं या फिर कितने, पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, इधर से चलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं, वहां पे भी कैसी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड। ज्यादा डिटेल के लिए हम पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे, तब पता चलेगा आपको कि जो फॉर्म पार्टनरशिप है ना, वो सबसे बुरी फॉर्म है। सिर्फ एक लाइन की वजह से, एक क्लॉज की वजह से पार्टनरशिप एक्ट के वो सबसे बुरी फॉर्म ऑफ बिजनेस बन जाती है। वो एक लाइन क्या है? दैट अ पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म एंड अदर पार्टनर्स। मतलब पार्टनर फर्म का एजेंट है, दैट मीन्स फर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक बात है। आगे कहते हैं एंड रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स। मतलब अगर हम सब पार्टनर है, मैं कहीं भी जाता हूं ना, तो हम अपनी फर्म द मेंटर्स को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मैं आप एक एक को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दैट मीन्स इफ आई एम मेकिंग एनी काइंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स, यू ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गलत बात है ना? बट अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और प्रॉफिट ला रहा हूं, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब में बटेगा। तो एक तरीके से ये भी तो गलत है, मैं काम कर रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए ना। बट पार्टनरशिप में यही चीज होती है। इसलिए कोई भी पार्टनरशिप ना प्रॉफिट्स की वजह से एंड शेयरिंग की वजह से, कि तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुई है, ज्यादा नहीं चल पाती। एंड इसी के लिए नया फॉर्म ऑफ बिजनेस देखा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हमें ऐसा लगता है ना कि पार्टनरशिप एक फॉर्म है, उसी से मिलता जुलता दूसरा, मतलब पार्टनरशिप के अंडर आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब वो पार्टनरशिप फर्म जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो जाती है। बट इट्स नॉट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये एलएलपी विदेशों में, यूके में, यूएस में काफी पहले से, हमारे देश में काफी लेट आया। बट अगर आप मेरे से पूछो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सो दिस वन इज द बेस्ट एंड दिस वन इज द वर्स्ट। ठीक है, तो एलएलपी को बेस्ट क्यों कहा गया है? तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई ये तो पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप के केस में कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम 20 चाहिए। इसने उसकी लिमिट बना दी कि भाई ले आओ, कितने पार्टनर्स को ला सकते हो, 200 तक ले आओ, कितने भी पार्टनर्स है, उससे भी ज्यादा लाने आप ले आओ। पार्टनरशिप फर्म के केस में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? एक पार्टनर की डेथ हुई तो क्या हुआ? पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो गया। एलएलपी के केस में 2 पार्टनर है, एक पार्टनर को कुछ हो जाता है ना, तो दूसरे पार्टनर को 6 महीने मिलते हैं कि ढूंढो किसी नए पार्टनर को। 6 महीने तक तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, एंड 6 महीने इतना टाइम होता है कि आप एक नए पार्टनर को देख सको। सो दैट मींस बिजनेस डिसॉल्व होता ही नहीं है, इवन एक ही पार्टनर बचे एलएलपी में। और इसके अलावा एलएलपी के ढेर सारे एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कितनी? जितनी एक पार्टनर की कैपिटल, वही जो अनपेड कैपिटल वाली बात हमने कही थी। लेकिन अभी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा पंगा क्या था कि पार्टनरशिप में अगर मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता हूं, देन यू ऑल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप बाद में मुझसे पर्सनली वसूल सकते हो, लेकिन जब तक थर्ड पार्टी हमें देख रही है ना, वो हमें एज सिंगल पर्सन देखती है, तो सबको इकट्ठा करके देना पड़ेगा। बाद में आप मेरे अगेंस्ट केस कर दो कि इसने फ्रॉड किया है, लेकिन जब फ्रॉड की बात पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है ना, तो वो हम सब ने किया है। इवन आप सब उसमें दूध के धुले हो, सारा का सारा गलत काम मैंने किया है। एलएलपी के केस में कहता है जो पर्सन गलत करेगा ना, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी अपना अपना देखो। सो दिस इज द बेस्ट क्लॉज कि जो गलत करेगा वही भरेगा, उसके अलावा किसी के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। तो ये बातें हम एलएलपी में भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये था मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने कुछ डिफरेंस बिटवीन कर दिए। और देख लेते हैं, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कैपिटल की बात करूं, सोल प्रोपराइटर से कंपेयर करता हूं तो पार्टनरशिप में ज्यादा कैपिटल होती है, कंपनी से कंपेयर करता हूं तो बहुत कम कैपिटल होती है। सिमिलरली फाइनेंस की बात है, सोल प्रोपराइटरशिप से ज्यादा होता है, कंपनी से कम होता है। मैनेजमेंट की बात करें, सोल प्रोपराइटरशिप से ज्यादा लोग होते हैं, कंपनी से कम लोग होते हैं।
क्विक डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वहां पे सोल प्रोप्राइटर के कंपेयर के केस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे तो कम ही होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, तो सॉरी इससे ज्यादा लोगों में बटेगा बट इससे कम लोगों में बटेगा। तो ये नॉर्मल से डिफरेंसेस हैं जो आप देख लोगे। फिलहाल से पॉज करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस, जब आप 11वीं 12वीं में आपने कंपनीज पढ़ा है ना बच्चों, तो वहां पे आपने ये फीचर्स पढ़े हुए हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पे आपसे सारे पूछे जाते थे, लेकिन अब अगर कंपनीज एक्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई सा एक पॉइंट पूछेगा और आपसे 5 मार्क्स में डिफाइन करने को कहेगा या केस लॉ दे देगा उसका। सो इसका मतलब एक एक पॉइंट पे आपको इतनी डीप इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप उस पर 5 मार्क्स का लिख पाओ। ना लिखो 5 का, 3 का तो तब भी लिखो। देखो हमें हर एक क्वेश्चन में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 से ज्यादा स्कोर करना है, तभी हम 100 में से 50 से ऊपर स्कोर कर पाएंगे। तो यही अपना एम होगा कि कम से कम 5 में से 3 लिख सकें। सबसे पहला पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या ये एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है? Yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये आ सकता है। वैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोबारा इसी से ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट का सबको मतलब पता है, दैट मींस डिफरेंट, अलग। लीगल मतलब होता है कानूनी, एंटिटी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एंटिटी वर्ड का ब्रेकअप करता हूं बच्चों, एंटिटी वर्ड मींस एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ सेट ऑफ पीपल है जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? जो इकोनॉमिक काम कर रही है, दैट मींस प्रॉफिट अर्निंग का काम कर रही है। तो यहाँ हम उन लोगों को नहीं लेंगे जो फ्री फंड में कुछ काम करते हैं या वॉलंटरीली कुछ काम करते हैं। ठीक है, अरे भाई बुक को देखने की जरूरत नहीं, सारा फोकस है, ऑडियो वीडियो दोनों मेरी तरफ रखो। ओके, नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी मींस जो हमारे पास कंपनी होती है बच्चों, उस कंपनी को हम ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसकी खुद की अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कानूनी पहचान? ये किसको मिलती है, कैसे मिलती है? जो भी व्यक्ति किसी भी तरह रजिस्टर्ड होता है किसी भी कानून के अंदर, उन सब के पास अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हम सब लोग तो ह्यूमन हैं, हम सब लोग तो नेचुरल पर्सन हैं, हम सब लोग खुद एक नेचुरल पर्सनैलिटी है, या फिर क्या बोलते हैं, वी आर नॉट एंटिटी। हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट लीगल हमारे खुद के राइट होते हैं क्योंकि हम नेचुरल पर्सन हैं। बट जब आर्टिफिशियल पर्सन की बात आती है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन? जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कि ये हमारे जैसे नेचुरल नहीं है, लेकिन स्टिल ये काम कर रहे हैं, हम इनके साथ डील करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं एसबीआई के पास जा रहा हूँ, या मैं एसबीआई में जा रहा हूँ, एसबीआई को पैसे देके जा रहा हूँ, तो एसबीआई खुद थोड़ी खड़ा है पैसे लेने के लिए। या मैं कहता हूँ कि मैंने रिलायंस से शेयर ले लिए या रिलायंस के शेयर ले लिए, क्या रिलायंस ने मुझे खुद दिए? रिलायंस कोई आदमी थोड़ी है, क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर खुद को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाना है ना, तो उसको किसी ना किसी कानून में तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, सो सेपरेट लीगल एंटिटी को पाने के लिए कंपनी को एक एक्ट में रजिस्टर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होता है। रजिस्टर जहां होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम, पढ़ा होगा आपने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में क्या होता है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या कंपनी बनती है। एंड व्हाट इनकॉर्पोरेशन भी आपको याद रखना है, इनकॉर्पोरेट सिर्फ वही चीज हो सकती है जो लॉ के थ्रू बन रही है। अगर रैंडमली मैं कुछ बना रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इसका इनकॉर्पोरेशन कर रहा हूं। ठीक है, कल घर में मैंने दाल बनाई तो मैं नहीं बोल सकता मैं ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ पल्सेस कर रहा हूं। नो, क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर थोड़ी किया। लेकिन मैंने कोई एलएलपी बनाई तो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, मैंने कोई और एंटिटी बनाई तो उसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, कंपनी बनाई उसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब कंपनी को रजिस्टर करता है तो कंपनी क्या हो जाती है? रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, और इनकॉर्पोरेट हो गई या रजिस्ट्रार के पास कंपनी का नाम हो गया। अब मैं कंपनी बनाने के स्टेप्स बनाता हूं आपको।
अगर आपको कभी भी कोई कंपनी बनानी होगी तो सबसे पहला स्टेप होता है 500 रुपये देके एक नाम कंपनी का सेव करो। जब भी आप नाम के लिए अप्लाई करोगे तो विद इन 1 वीक बोलता है ठीक है आपका ये नाम आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे नाम होते हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी खोलना चाहते हो जिसका नाम है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से क्या कंपनी खोल सकते हो? नहीं सर। विवादास्पद है, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं और उसका नाम कंपनी का नाम रख दिया मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक कंपनी। अब कोई भी सुनेगा कि भाई कौन सी कंपनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं पैसा नहीं जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बीच में आ गई ना बच्चों, किसी का 1 रुपए कहीं नहीं जाना, उल्टा 1 के बदले 2 जरूर मिल जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में नुकसान हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता पे कर सके, सारा का सारा पैसा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऐसा ही नाम रख लो अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, खूब चलेगा। लेकिन जब आप पहले नाम के लिए जाओगे ना तो पहले रिजेक्शन आ जाएगी, भाई इस नाम पे नहीं कर सकते। चलो तो मैंने नाम रख दिया अनिरुद्ध स्टील्स, नाम रख दिया अपनी कंपनी का। पहले नाम जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा कि आपका नाम ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा, बोलेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट दो। इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे? सबसे पहले आपको कम से कम पब्लिक कंपनी के केस में 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर्स, 2 बनाने होंगे। तो ये जो भी डायरेक्टर्स होंगे इनकी पर्सनल डिटेल्स जाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनका एड्रेस और एक लेटर कि भाई मुझे इस कंपनी के डायरेक्टर बनने में कोई आपत्ति नहीं है। एक तो हो गया क्या कि भाई मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डायरेक्टर बनने में, और एक डिक्लेरेशन कि मेरे नाम पे आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, मैं एकदम पवित्र हूं और वो कोई भी रीजन जिससे कोई डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन होती है मेरे पास, मेरे ऊपर ऐसा कोई रीजन नहीं लगता। दैट मीन्स मैं डायरेक्टर बनने के लिए एकदम अप्रूव्ड पर्सन। तो ये तो चली गई किसकी इंफॉर्मेशन? डायरेक्टर्स की। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड 2 सबसे मोटे डॉक्यूमेंट जिसे हम कंपनी के कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमारा आगे टॉपिक होगा। सो एमओए, एओए, डायरेक्टर्स की डिटेल एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स, और ये सब मैं भेजता हूँ इनकॉर्पोरेशन के लिए। फिर जब रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो रजिस्ट्रार देखता है कि भाई क्या एड्रेस तो फेक नहीं है, क्या लोग तो फेक नहीं है। अब जब आधार कार्ड, पैन कार्ड जा रहा है दैट मीन्स डायरेक्टर तो जेन्युइन है। फिर रेजिडेंस प्रूफ देखते हैं कंपनी का, क्योंकि काफी सारे फेक वो होते हैं। तो आज के टाइम पे बच्चों कंपनी जब बन रही है ना कहीं, तो रूल बना दिया है कि आप कंपनी के गेट के बाहर बोर्ड लगाओगे और जो डायरेक्टर्स है वो उस बोर्ड के साथ कि ये अनिरुद्ध स्टील्स है, उस बोर्ड के साथ ऐसे करके आपको फोटो खिंचानी है और ये फोटो भी देनी है रजिस्ट्रार को रजिस्टर करते समय। ये तो छोड़ो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक देने हैं। सोचो, क्योंकि पहले आपने सुना होगा जब फेक कंपनी बनती थी ना, तो फेक कंपनी में किसी भिखारी के घर का एड्रेस दे दिया, क्योंकि जब कंपनी को पकड़ते थे कि भाई यहाँ फ्रॉड हुआ है, इसने बैंक से फ्रॉड किया है, कंपनी को ढूंढने गए, एक खोली मिली किसी भिखारी की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कंपनी थी क्या पहले? उसने कहा नहीं, हमें 5,000 रुपए दिया और बोला इधर साइन कर दो, तो हमने कर दिया। 5,000 रुपए में वो बंदा 5,000 करोड़ का फ्रॉड कर गया। सोचो, तो इसीलिए अब रूल इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं। खैर, हमने रजिस्ट्रार को जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद रजिस्टर खुश हुआ, शाबाशी दिया, बोला सही है, सब सही है, हम तुम्हें बना देते हैं कंपनी, ये लो हमारी स्टैंप। और स्टैंप मारते ही क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट होते ही हम क्या बन गए? कंपनी। ठीक है। सो कंपनी जैसे ही बना ना, तो कंपनी क्या बना? एक आर्टिफिशियल पर्सन। सो इनकॉर्पोरेशन होते ही वो क्या बन जाता है बच्चों? एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये तो शायद आ नहीं रहा होगा। और आर्टिफिशियल तो सही है बच्चों। जब आर्टिफिशियल पर्सन बना ना, कैसा आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों? जो कहीं पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्टर्ड है और लॉ के अंदर है, तो इसके पास अपने राइट्स हैं एंड अपनी ड्यूटीज है। देखो, हम लोगों के अपने राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, ऐसी कंपनीज की भी होती हैं। क्या हो गया इनके पास? राइट्स भी आ गए एंड ड्यूटीज भी आ गई। अब हम करते हैं विवाद की बात। आप कहते हो कि सर हम भी पर्सन, हमारी भी राइट्स एंड ड्यूटीज, कंपनी भी पर्सन, कंपनी की भी राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या पार्टनरशिप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आंसर इज यस, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। क्या पार्टनरशिप कोई आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? यस, पार्टनरशिप भी आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या पार्टनरशिप के खुद के कोई राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं? होते हैं, लेकिन पूरा नहीं करेगी तो क्या लीगल एक्शन उसमें मिलता है? तो लीगली
क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट एक एग्रीमेंट होता है कि हम सब लोग मिलके आपस में काम करेंगे। वो हर एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती है। क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या नहीं बनी, सेपरेट एंटिटी तो बनी पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप सेपरेट एंटिटी तो है। जो आपने जब अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था ना बच्चों, सबसे पहला प्रिंसिपल आपने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। ये बात आपने सबसे पहले पढ़ी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, ओनर के नहीं करनी। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो सब कुछ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, किसके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन इवन दिस केस हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज सेपरेट एंटिटी, कि भाई उसका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अलग है, वो पर्सन अलग है। लेकिन क्या वो एक लीगल एंटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप भी जीएसटी में खुद को रजिस्टर कर देता है, तो उसका बिजनेस कैसा बन गया, रजिस्टर्ड बिजनेस बन गया, फिर वो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपसे कोई भी पूछे कि सोल प्रोप्राइटरशिप लीगल एंटिटी है या नहीं, तो आपको क्या बोलना है, अगर किसी भी कानून में रजिस्टर्ड है, वेदर इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, शॉप एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, किसी में भी रजिस्टर्ड है तो लीगल हो गया, वरना लीगल नहीं। ओके, ठीक। सो क्योंकि लीगल होता है तो इसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। राइट्स अगर इसका कोई राइट खराब करेगा तो आगे का ये पॉइंट आ गया, ये उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। अगर ये अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करेगा तो कोई इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। आई थिंक आपने अभी स्यू वर्ड शायद नहीं सुना है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा। स्यू वर्ड का क्या मतलब होता है पता है किसी को? यस सर। क्या? केस करना, अपील कर देना, अपील कर देना उसके केस कर केस। तो अब स्यू का मतलब याद रखो, किसी को घसीट के कोर्ट ले जाना, मतलब एक्चुअल में घसीट के नहीं ले जाएंगे, उसके अगेंस्ट केस कर देंगे। तो जब भी आप किसी के अगेंस्ट केस करते हो तो उसको बोलते हैं कि स्यू कर दिया। तो कहता है कि कैपेसिटी टू स्यू, अगर कंपनी के साथ किसी ने गलत किया, कंपनी से कहा कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आप हमें सर्विसेज दो। कंपनी ने सर्विसेज तो दे दी, सामने वाली पार्टी ने पैसे देने से मना कर दिया, नोटिस दिए कंपनी ने कि पेमेंट कर दो, स्टिल पैसा नहीं मिला, तो कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी क्या करेगी, सामने वाली पार्टी को स्यू कर देगी। और जब कंपनी स्यू करेगी तो क्या डायरेक्टर के नाम से केस होगा? नहीं, कंपनी के नाम से केस होगा। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसी के नाम से केस होगा। सिमिलरली मैंने कंपनी को पैसे दे दिए लेकिन कंपनी मेरे को सर्विस नहीं दे रही, अब बीइंग अ क्लाइंट या कस्टमर मैं कंपनी के ऊपर केस करूंगा कि चलो अनिरुद्ध स्टील मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। ठीक है, सो अनिरुद्ध स्टील दैट कंपनी इज गोइंग टू कोर्ट, नाइदर ऑफ डायरेक्टर नॉर द मैनेजमेंट, कोई भी और नहीं जा रहा, केस किस पे हो रहा है, कंपनी पे। ओके, ठीक। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी में अभी और डिटेल में हमें बच्चों जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है वहां हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, कितनी लिमिटेड होती है, अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। ओके, ठीक है। सो अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का भी डेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने 10 रुपए का शेयर दिया है जिसमें से 2 रुपए मेरे अनपेड है, कंपनी डूब जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कितने रुपए देने अपनी जेब से, 2 रुपए। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो कि पार्टनर्स के खुद के पास तो 50,000 रुपए है और देना कितना है, 5 लाख रुपए, तो क्या करेंगे, 4.5 लाख रुपए अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के लाना पड़ेगा कहीं से भी। अगर नहीं है तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, फिर इंसॉल्वेंट होकर उनका डिसोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जितना अपनी प्रॉपर्टीज से ला सकते हैं, क्योंकि जब इंसॉल्वेंट होंगे तो भी क्या होता है, पर्सनल एसेट बेचे जाते हैं और पैसा दिया जाता है। सो ये एडवांटेज होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड परपेचुअल? पता है किसी को इस वर्ड का मतलब? चलते रहना। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लगातार। सक्सेशन मतलब आगे बढ़ते रहना, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो सक्सेसर्स आएंगे, लाइक हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस तरीके से। सिमिलरली कंपनी का भी होता है कि कंपनी हमेशा चलती रहती है, हमेशा ही चलती रहेगी। क्यों, कैसे? इससे पहले हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन बिजनेस को चला रहा है, सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि इंसान है, कभी ना कभी तो मरेगा। एक्स एक पर्सन है जिसने कंपनी मतलब अपना बनाया कि मेरा बिजनेस है जिसका नाम है XYZ ट्रेडर।
या एक्स ट्रेडर्स मेरे बिजनेस का नाम है। जिस दिन एक्स मरा उस दिन इसकी ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या परपेचुअल सक्सेशन है, लगातार चलती रहेगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, ये नहीं चल सकती। सो पार्टनरशिप है, कितने पार्टनर होंगे? एक दो, मतलब अच्छा दो से तो ज्यादा ही होंगे। अगर दो पार्टनर है, एक भी मर गया ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। दोनों के दोनों देखो कभी ना कभी तो मरेंगे, और नहीं मर रहे तो अब लो 20 पार्टनर है, 20 को मैं एक ट्रेन से ले जा रहा हूँ और ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दिया मैंने, मर गए 20 के 20। छोड़ो 20 को छोड़ो, एक को भी मार दो तो वो जो एग्रीमेंट 20 के बीच में था ना वो अपने आप खत्म हो जाएगा, और फिर 19 के बीच में अपना एग्रीमेंट बनेगा, फिर 19 में से एक और जाएगा, फिर 18 के बीच में एग्रीमेंट बनेगा। ठीक, सो दैट मीन्स कहानी चलती रहेगी। तो जहां पे इंसान को आपने दे रखा है ना कि भाई तुमसे ये बिजनेस है, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम ढलती है, तुमसे ही बिजनेस चलता है, तो जब तक इंसान को ये पावर तुमने दे रखी है ना अपने जीवन में ओ मैं थोड़ा टेक्निकल हो गया, मैं इमोशनल हो गया, ठीक है, तो जहां जहां इंसान होंगे ना तो इंसान के साथ इमोशंस होंगे, इंसान के पास पावर होगी, वहां काम खराब होने ही होने। इसीलिए ज्यादा इमोशंस या पावर नहीं देनी चाहिए इंसानों को। तो कंपनी के केस में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। और राइट कैसे मिलता है ओनरशिप का? अगेंस्ट शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक इंस्ट्रूमेंट है या एक इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट, अच्छा छोड़ो, शेयर एक ऐसा कागज है, अच्छा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया था ना लास्ट टाइम, तो क्या है? एक लीगल पेपर है, लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट कहता है कि भाई आपने कंपनी के 10 रुपए के 100 रुपए के शेयर्स खरीदे तो 10 रुपए से आप कंपनी के मालिक हो गए। आप कहते हो कि भाई हम कंपनी के मालिक हो गए, कंपनी के मालिक। एक्स चिल्ला रहा है कि देखो मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं। अगर एक्स को कुछ हो जाता है तो वो मर गया, उसका सोल प्रोपराइटर बंद हो सकता है। जिस बिजनेस में वो पार्टनर था वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, लेकिन एक्स का जो ये शेयर है, बंदा मर सकता है, शेयर मर सकता है क्या? शेयर थोड़ी मर सकता है। अब बंदे को कुछ हो गया तो शेयर के नॉमिनी को मिल जाएगा, उसके बच्चे को मिल जाएगा, जो भी उसका लीगल हेयर होगा उसको वो शेयर मिल जाएगा। सो दैट मीन्स कंपनी कभी भी बंद हो ही नहीं सकती। शेयर्स के केस में अगर शेयर होल्डर को कुछ हो गया तो उसके लीगल हेयर, नॉमिनी, अगर कोई भी नहीं बचा कि भाई ये शेयर तो ऐसे हो गए कि भाई एकदम लावारिस हो गए, कोई मिल ही नहीं रहा इसका ओनर, तो 7 साल तक अगर किसी चीज का ओनर नहीं मिलता कानून के हिसाब से तो गवर्नमेंट के अंडर में वो चीज आ जाती है। बट कब? 7 साल। बट इस केस में जब बंदे का कुछ नहीं है तो कंपनी को तो पता है भाई कोई इसको लेने आ ही नहीं रहा, कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो कंपनी क्या करती है? अपने पास ही वो शेयर रख लेती है। ठीक है, कंपनी को तो सब पता है कौन डिविडेंड लेने आ रहा है, डिविडेंड ही क्लेम नहीं होगा। सो इसका मतलब बच्चों कि हमेशा ही कंपनी चलती रहेगी, और सिर्फ एक ही केस बचा जिस केस में कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन खत्म हो सकता है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जिस दिन सब लोग, सबके सब लोग, पूरी की पूरी पृथ्वी साफ हो जाए, जैसा डायनासोर के टाइम पे हुई थी। नहीं, मैं नहीं चाहता कि साफ हो जाए क्योंकि मेरे को अभी गोवा जाना है दिसंबर में, ठीक है। सो अगर साफ हो गई, ओनली इन दैट केस परपेचुअल सक्सेशन रुक जाएगा, वरना हमेशा परपेचुअल सक्सेशन चलता रहेगा। इसका एक केस लॉ था बच्चों। यूके में एक कंपनी थी, कंपनी के 6-7 डायरेक्टर्स थे, सारे के सारे प्राइवेट जेट से कहीं घूमने जा रहे थे, जेट क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद ऑफ कोर्स सारे लोग मर गए। अब क्वेश्चन ये हुआ कि भाई लोग तो मर गए, कंपनी बंद करो, तो क्या कंपनी बंद हो सकती है? आंसर इज नो। उसके बाद क्योंकि कंपनी को चलाने वाले तो डायरेक्टर्स होते हैं, अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि हम शेयर होल्डर्स को ही डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने भी एक पब्लिक कंपनी खोली है, हम पब्लिक कंपनी में ये हम जितने भी लोग बैठे हैं हम सब इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब मैंने कहा कि भाई आप सारे के सारे लोग हमारे शेयर होल्डर्स हो, तो क्या जरूरी है कि आप ही सबको मैं डायरेक्टर बनाऊं? हम खुद आपस में फैसला लेंगे कि भाई जो टेक्निकल बनना चाहिए ना, टेक्निकल, उसके लिए ऐसा हमें एक इंजीनियर चाहिए जिसको 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो हम शेयर होल्डर हैं, बट हम में से क्या कोई उस चीज के लिए डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन आप ये कहते हो कि हम में से एक ऑडिट अकाउंट्स को संभालने के लिए कैसा बंदा चाहिए? जो एक्सपर्ट हो, जो सीएम में बन गया हो और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो प्रैक्टिसिंग का, तो क्या कोई बन सकता है? मैं बन सकता हूँ। सो दैट मीन्स शेयर होल्डर डायरेक्टर बन भी सकता है। भाई रिलायंस की कंपनी होगी तो अंबानी साहब खुद अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को डायरेक्टर बनाएंगे। क्यों? प्रिंसिपल मेजॉरिटी ऑफ शेयर उनके पास है, तो वो चाहते हैं डिसीजन उनके हिसाब से हो। लेकिन साथ साथ वो ऐसे लोगों को भी रखेंगे जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड्स में। ओके,
ठीक है। सो इसका मतलब कि डायरेक्टर्स जो है वो कंपनीज को चलाते हैं और जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर से डायरेक्टर हो। और जब ये बात हुई कि भाई कंपनी बंद कर दो, तो डायरेक्टर ने कहा कंपनी बंद कैसे हो सकती है, इसका तो परपेचुअल सक्सेशन है। वो लोग गए तो अब उनके बच्चों के पास शेयर आ गए, तो शेयर होल्डर्स तो अभी भी खड़े हैं कंपनी के, तो जब तक शेयर होल्डर्स खड़े होंगे एक की जगह कोई और आ जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। गरिमा कौन डाउट? जैसे भाई कुछ कंपनी में है ना ये वाला सर, अगर पार्टनरशिप में है पार्टनरशिप में नहीं है नहीं है ना, पार्टनरशिप में है ना सोल प्रोप्राइटर में, और कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां ना इंडिविजुअल जब खुद होता है ना तब वो बिजनेस होता है, यहाँ बिजनेस होता है शेयर्स पे। ओनरशिप शेयर को मिली है, शेयर होल्डर को मिली है, जिसके पास शेयर है वो ओनर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों सेपरेट प्रॉपर्टी। तो ये सेपरेट प्रॉपर्टी भी कहां से लिंक हो गया? सेपरेट लीगल एंटिटी से। जब रिलायंस ने खुद को बोला मैं सेपरेट लीगल एंटिटी हूं, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये रिलायंस का ऑफिस है, बोलने को बोल सकते हो कि मुकेश अंबानी का ऑफिस है, बट मुकेश अंबानी के साथ जितनी भी पब्लिक ने पैसा लगाया है उन सब का भी ऑफिस है। सो उन लोगों की जगह हम क्या बोलते हैं, ये रिलायंस का बिजनेस है। सो अगर रिलायंस का कोई डेट होगा तो रिलायंस खुद अपने अकाउंट से पे करेगी, मुकेश अंबानी अपने अकाउंट से पे नहीं करेगा। सो सिंपल सी बात है, आपको पता है अभी कॉर्पोरेट एक्ट आप पढ़ने वाले हो, इसकी बैलेंस शीट बनाओगे जब रिलायंस की, तो उसमें रिलायंस के एसेट आएंगे। अंबानी का घर थोड़ी आएगा रिलायंस के एसेट साइड पे, वो तो अंबानी का एसेट है, उसका घर है। ठीक है, सो इनकी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जितने भी एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस है खुद के होते हैं। और वो पता ही आपको, फिर बिजनेस की हर चीज अलग हो जाएगी, ओनर की हर चीज अलग हो जाती है। खत्म। कॉमन सील, ये बच्चों सबसे फर्जी पॉइंट है। पहले क्या होता था ना, जब राजा महाराजा लोग होते थे तो वो लोग जब कोई नया लॉ लाने वाले होते थे या कुछ भी एक ब्रॉडली पब्लिक को बताना होता था, तो वो एक वो बनाते थे, रोल करके उसको खोला और फिर कहा राजा चाहते हैं कि अब ऐसा हो, और एक राज वाली मोहर होती थी, राजकीय मोहर जिसे हम कहते थे। सो दैट सील शोज कि भाई ये एकदम ऑथेंटिक चीज है, ये हाँ एकदम लीगल चीज है जो कि हमारे वहां से आ रही है। और जब तक वो सील नहीं होती थी ना, हर चीज को फेक माना जाता था। इसीलिए उस टाइम पे जब किसी को गलत फ्रॉड करना होता था, तो फ्रॉड करने के लिए सिर्फ इतना करना है, वो सील चुरा लो या वैसी एक सील बनवा लो। कितना इजी काम है, इजी है कि नहीं है? लेकिन आज के टाइम पे क्या किया, कंपनीज में भी यही था, लेकिन हम डिजिटल हो गए हैं। तो जैसे ही हम डिजिटल हो गए बच्चों, तो हमने कॉमन सील का कहा यार कंपनी की एक ही कॉमन सील है, कहाँ कहाँ लगाओगे? कंपनी ट्रांजैक्शन, दिल्ली में कंपनी है, ट्रांजैक्शन करने चेन्नई में जा रही है, आप सील साथ साथ लेके चलोगे क्या? कंपनी में भी तो सील की जरूरत हो सकती है कुछ काम के लिए, तो सील का सीन ही खत्म कर दिया और इसकी जगह कॉमन सील को इसीलिए मैंने क्रॉस कर दिया कि ये बच्चों फर्जी है, अब होता ही नहीं है। इसकी जगह आ गए क्या, डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, लोग प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अगर इसमें ठीक नहीं रखे, हाँ नहीं रखे, चाबियां रखी हुई, वो शायद दूसरे वाले बैग में। आपने पेन ड्राइव देखी है ना, जस्ट लाइक पेन ड्राइव होते हैं वैसे ही कंप्यूटर में अटैच होते हैं, वो होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर एक बंदे के एक ही बनते हैं। सो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? आपके साइन मैं कर सकता हूं, अगर मेरे को साइन अच्छे से करने आते हैं तो साइन तो कोई भी किसी के फेक कर सकता है, लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐसा चीज बना दी है जिसको मैंने आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की आईडी से लिंक किया हुआ है, तो वो तो सिंगल ही होगा जब आपकी पैन और आधार से लिंक्ड है, और वो आपको ही रिप्रेजेंट करती होगी। तो हमने सिग्नेचर देके हमने कहा कि भाई डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेट करेंगे। पहले कौन ऑथेंटिकेट कर रहा था, दैट सील, बट हमने कहा भाई सील का सीन खराब है, आप डायरेक्टर से ऑथेंटिकेट कराओ, बट डायरेक्टर के भी फेक साइन हो सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ले लेते हैं। सो डिजिटल सिग्नेचर आप में से कभी किसी को बनाना हो तो आप मेरे से बोल सकते हैं, मैं बनवा दूंगा डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा डिजिटल सिग्नेचर कैसे होते हैं, एंड आई ट्राई कि अगर कहीं अटैचमेंट का, अभी जब जीएसटी के हम रिटर्न भरेंगे ना, तो एक उसको आप बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर को कैसे अटैच करके लगाया जाता है। अब फिर से ऐसा हो सकता है, सुमित कहता है सर मेरे डिजिटल सिग्नेचर खो गए हैं, खोए नहीं है, इमरान ने ले लिए, और इमरान कहता है मैं इसका यूज करूंगा। यूज कर सकता है बिल्कुल, बट डिजिटल सिग्नेचर का एक पासवर्ड भी होता है, और पासवर्ड किसको पता होगा, सुमित को। तो सीक्रेसी हो गई, ऐसे ही कोई मिसयूज नहीं कर सकता, अभी भी कर सकता है, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे को सबके पासवर्ड याद है। पासवर्ड क्या याद है,
जितने भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं 99% सबके पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म, ठीक है। तो इवन ये छोड़ो, काफी सारे वाईफाई के भी यही पासवर्ड होते हैं। जब भी वाईफाई नया लगता है ना 1 से 8 तक उसका पासवर्ड होता है। तो कभी भी इफ यू वांट टू क्रैक अ न्यू वाईफाई हो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एथिकल हैकिंग की क्लास ले रहा हूँ। चलो ठीक है, तो कॉमन सील की बात कर रहे थे, उसको किसने कर दिया बच्चों रिप्लेस? डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक, नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसी की वजह से अभी आप गरिमा ने पूछा था कि सर पार्टनरशिप के केस में अगर कोई मर जाता है तो क्या परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, हो सकता है? तो आंसर इज नो, नहीं हो सकता, सिर्फ कंपनी के केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप किसके नाम पे मिलती है? शेयर्स के नाम पे। वहां ओनरशिप डायरेक्टली बंदों को मिलती है। और कोई भी चीज बच्चों जो पर्सनल नेचर की हो या प्रोफेशनल नेचर की हो ना, कोई भी सर्विस जो किसी पर्सन से आपको लेनी हो वो आप हमेशा एक पर्सन से लोगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि एक चीज होती है जॉब, एक चीज होती है बिजनेस, एक चीज होती है प्रोफेशन। इन तीनों में सबसे अच्छी चीज क्या? बिजनेस, नॉट प्रोफेशन, बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में अगर इमरान बिजनेस कर रहा है तो इमरान कर क्या रहा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा रहा होगा। ये छोड़ो, ये सब छोड़ो, इमरान हलवाई है, ठीक है, हलवाई की शॉप है इमरान की। तो इमरान समोसे वमोसे बेचता है, मिठाइयाँ बेचता है, ठीक है। एक दिन अगर इमरान को कहीं घूमने जाना है तो इमरान तो गल्ले पे नहीं बैठेगा, क्या करेगा? भाई को बिठा देगा, काम करने वाले को बिठा देगा, किसी को भी बिठा देगा, बिठा सकता है। सो दैट मीन्स जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो एक ही टाइम पे कहीं और जाके अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकता है। सोचो, अभिषेक कहीं जॉब करता है, इसको भी कहीं घूमने जाना है, क्या जॉब पे अपनी जगह किसी और को भेज सकता है? नहीं सर। प्रोफेशन की बात करते हैं कि सीएमए की डिग्री मेरे पास है, स्टैंप मेरी लगती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, क्या मैं अपने भाई को बोल सकता हूँ कि मेरे साइन तू कर दियो? वो तो फ्रॉड हो गया। या फिर मेरी जगह तू सर्विस दे दे, मेरी तबीयत खराब है, मेरी जगह बच्चों को तू पढ़ा के आ जा। पढ़ा तो वो भी देंगे पर सब फेल हो जाएंगे, क्या फायदा? ठीक है, कोई फायदा नहीं। सो जितनी भी चीजें बच्चों पर्सनल नेचर की होती है ना, तो पर्सनल नेचर में पर्सन का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बिजनेस ऐसी चीज होती है जो आप अपनी जगह किसी और को रिप्लेस कर सकते हो। दैट इज वाई बिजनेस को सबसे अच्छा माना जाता है कि भाई दिमाग लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन एक बार बिजनेस सेट हो जाए ना तो आपको बहुत कम टाइम और मेहनत देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बट बिजनेस इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में हमने पहले ही पढ़ा। मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी हम कंपनीज कर रहे हैं हम कौन सी कंपनी को दिमाग में रखेंगे? पब्लिक कंपनीज को। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में तो होता यही है कि भाई हम 10 डायरेक्टर्स या 10 शेयर होल्डर्स हैं, कोई बाहर वाला नहीं आएगा। हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी को, इसलिए जब हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो पब्लिक कंपनी के पढ़ रहे हैं। और पब्लिक कंपनी में शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, कि भैया उसने शेयर उसको दिए, उसने शेयर उसको दिए। कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, उसका जो शेयर का कागज है किसी के भी पास हो, शेयर के कागज के बदले पैसे मिल गए कंपनी को, ठीक है। एंड आपको पता है वो जो शेयर होते हैं शेयर मार्केट में फ्री में खरीदे बेचे जाते हैं, सॉरी फ्री में नहीं, सॉरी खरीदे बेचे जाते हैं, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जब खरीदे बेचे जाते हैं, व्हाट डज इट मीन कि वो जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई भी कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। और इस रीजन की वजह से अगर एक शेयर होल्डर को कुछ हो जाए तो वो उसके बच्चे को अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके स्पाउस को अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड हमेशा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की वजह से परपेचुअल सक्सेशन रहेगा बिजनेस में। ओके, अब लास्ट पॉइंट कैपेसिटी टू सू, ये हमने आगे कवर कर ही लिया है, ठीक है। अब इसको पॉज करो और मुझे टाइम बताओ।